Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. In today's lecture we will start Specific Relief Act 1877. आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे, प्रिम्बिल देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन 7 तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत साल पहले जब कॉन्ट्रैक्ट होते थे, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती थी तो उसका रिलीफ एक ही था कि कंपनसिएशन। ठीक, अब कंपनसिएशन आपको पता होगा कि लाजमी नहीं है कि हर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंपनसिएशन उसका एडिक्वेट रिलीफ हो, तो कभी कभार क्या होते हैं ये इनएडिक्वेट होता है। लाइक फॉर सपोज अगर कोई आप ज़मीन परचेज़ करते हैं, अब दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ए और बी है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ज़मीन परचेज़ करने का। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि पैसे देने रहते हैं, फिर उस ज़मीन की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। अब ज़मीन की प्राइस बढ़ जाती है तो फिर जो सेलर है वो मुकर जाता है कि अभी मैं इन पैसों में बेचना नहीं चाहता। फॉर सपोज ये ज़मीन उसने कॉन्ट्रैक्ट की 10 लाख में। ठीक, अब 10 लाख के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद इस ज़मीन की प्राइस जो है वो कितनी हो गई? फॉर सपोज 1 करोड़ हो गई। अब जो सेलर है वो कहता है कि मैं इसको सेल नहीं करना चाहता, वो कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म नहीं करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे जो 10 लाख है एज अ कंपनसेशन मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप इजाफी कंपनसेशन ले रहे हैं तो मैं 20 लाख देने के लिए तैयार हूँ, आपने जो पैसे दिए उससे ज़्यादा दूँगा। लेकिन देखें यहाँ पे अगर 20 लाख भी ये जो सेलर है वो दे देना, वो इनएडिक्वेट रिलीफ है, वो एडिक्वेट नहीं है क्योंकि ज़मीन की जो कीमत है वो कितनी हो गई है? 1 करोड़। ठीक है, अब इस तरह से कंपनसेशन होता था पहले ज़मानों में। जो भी सिविल राइट की वायोलेशन वगैरह हुई दे के कंपनसेशन दे देते थे। फिर अब जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट चीज़ों में आप जब नेट में या कहीं भी अगर आप इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड निकालेंगे तो आपको मिलेगा इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड में कोर्ट्स होते थे, चांसरी कोर्ट्स, उन्होंने ये स्टार्ट किया। ठीक, अब वहाँ पे उनके पास, चांसलर के पास पावर्स होते थे, रिजर्व पावर्स होते थे किंग के, उन्होंने स्टार्ट किया ये। तो इनका जो लिंक है वहाँ से ही है। अब मैं आपको बताऊं कि रेमेडीज़ किस टाइप के होते हैं। अगर कोई सिविल राइट की वायोलेशन होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है तो 2 टाइप के रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। 2 टाइप की कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं? फर्स्ट कि कंपनसेशन दी जाए। ठीक, कंपनसेशन दे के बात को ख़त्म किया जाए। सेकंड रेमेडी जो है वो है स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट जो इसकी ब्रीच हुई है उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जाए, ये रेमेडी है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये रेमेडी आप पढ़ेंगे। हम जब आगे पढ़ेंगे सेक्शन 12 से आगे जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पढ़े हमने पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट वाइड भी हो सकता है, एग्रीमेंट वाइड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करता है तो फिर उसने वो जो एग्रीड पार्टी है वो कोर्ट में जाएगा और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट दाखिल कर देगा। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, स्पेसिफिक रिलीफ का क्या मतलब है? अब स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब है रिलीफ इन स्पेशल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एग्जैक्ट रिलीफ। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई है तो स्पेसिफिक यहाँ पे रिलीफ ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जाए। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीफ्स यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले जो रिलीफ हम डिस्कस करेंगे वो होंगे रिकवरी ऑफ पोजेशन। वो मूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, इमूवेबल के लिए भी हो सकती है। सेकंड जो हम देखेंगे वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हम इस लेक्चर्स में देखेंगे। थर्डली हमारे पास है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है?
अब इंस्ट्रूमेंट वो नहीं कि जो गिटार वगैरह वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे हम लीगल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। लीगल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि सेल डीड वगैरह, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को राइट वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, दिस इज़ इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट के हवाले से हम उसकी रेक्टिफिकेशन के हवाले से भी रिलीफ यही एक्ट देता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थली, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेस्किंड किया जाए ना। अब कॉन्ट्रैक्ट की रेसिशन हमने पढ़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने देखा हुआ है, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कैसे किया जाए, दैट विल आल्सो बी डिस्कस्ड इन दीज लेक्चर्स। अच्छा, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक होगा इसमें वो है डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन वगैरह ये क्या है, ये हम आगे जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे उसमें हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स, प्रिवेंटिव जो रिलीफ्स होते हैं जैसा कि इंजेक्शन वगैरह, बाय वे ऑफ इंजेक्शन प्रिवेंटिव रिलीफ दिया जाता है, ये भी हम इस सीरीज़ में देखेंगे, क्योंकि इन सारों के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है 1877 ये डील करता है। और ये सारे की सारी रिलीफ जो मैंने आपको बताए हैं ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में प्रोवाइडेड हैं। अब ये एक्ट प्रोमुलगेट कब हुआ, ये एक्ट प्रोमुलगेट हुआ 7 फरवरी 1877। और अगर हम इसकी इन्फोर्समेंट डेट देखें तो इन्फोर्समेंट डेट है 1 मई 1877। प्रोमुलगेट कब हुआ, 7 फरवरी 1877 और इन्फोर्समेंट हुई 1 मई 1877 को। अब इस एक्ट को देखेंगे तो एक्ट में लिखा हुआ है एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक, स्पेसिफिक रिलीफ के हवाले से ये एक्ट है। इस एक्ट का प्रिम्बल क्या कहता है, एक्ट का प्रिम्बल कहता है कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ऑब्टेनेबल इन सिविल सूट्स। सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ क्या है, कैसे दी जाती है, स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन, ये हम सेक्शन 5 में आज के लेक्चर में ही देखेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिलीफ के हवाले से ही ये एक्ट है 1877 का। अब बात आ जाती है कि 1877 का ये जो एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसकी एक्सटेंट कितनी है, ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, तो ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। नाउ वी हैव सेक्शन 4, इट्स अ सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज मीन्स कि जो भी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है उनको इन्फोर्सिबिलिटी है। उसके अलावा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट वेयर इट इज़ हेयर इन अदरवाइज एक्सप्रेसली इनेक्टेड नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू गिव एनी राइट टू रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं। एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज वाइड एग्रीमेंट, राइट। अब एग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वाइड ही एग्रीमेंट होगा ना, अदरवाइज तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया होता। अब यहाँ पे एक सेक्शन कहता है कि वॉइड एग्रीमेंट के हवाले से कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सेकंड जो क्लॉज है बी क्लॉज, वो कहती है टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन कहता है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगर उसके पास कोई और रिलीफ है अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो वो रिलीफ क्लेम कर सकता है। क्लॉज सी कहती है कि टू इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट। तो सी क्लास कहती है कि इस एक्ट का रजिस्ट्रेशन एक्ट की ऑपरेशन, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ वी हैव सेक्शन 5 विच सेज स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन। सेक्शन 5 कहता है स्पेसिफिक रिलीफ इज गिवन, किस तरीके से दी जा सकती है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि स्पेसिफिक रिलीफ किस टाइप के रिलीफ जो हैं इस एक्ट में दिए जाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें कि स्पेसिफिक रिलीफ इज गिवन, फर्स्ट किसकी बात की गई है, पोजेशन की बात की गई है। बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग इट टू अ क्लेमेंट। अब यहाँ पे दो बातें हैं, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। जब हम रीड करेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में क्या डिफरेंस है। अब बी क्लॉज में कहता है बाय ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू द वेरी एक्ट विच ही इज अंडर ऑन ऑब्लिगेशन टू डू।
राइट। इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद सी क्लास है हमारे पास, बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट व्हिच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू। अब ये बात करता है प्रिवेंटिव रिलीफ के हवाले से। अब सेक्शन अगला जो सेक्शन 6 है उसको हम देखेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ लिखी होगी, ठीक है। अब डी क्लॉज क्या है? डी क्लॉज कहता है कि बाय डिटरमाइनिंग एंड डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज अदरवाइज डन बाय अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। अब डिक्लेरेशन एक सूट होता है, डिक्लेरेटरी सूट। अब डिक्लेरेटरी सूट क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई राइट है, फॉर सपोज आप ऑनर है और कोई आपके राइट पे वायोलेशन करता है, वो कहता है कि मैं ऑनर हूं आप ऑनर नहीं हो, तो आप जो कि ऑनर हो, ऑलरेडी आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जाएंगे कोर्ट में और आप डिक्लेरेशन का सूट दाखिल करेंगे कि मुझे डिक्लेयर किया जाए मैं ऑनर हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा सकता है, सेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 5 का जो लास्ट क्लास है वो कहता है बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर को अपॉइंट करके भी स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा सकता है। अब सेक्शन 6 हमारे पास है प्रिवेंटिव रिलीफ के हवाले से। सेक्शन कहता है स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांटेड अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 इज कॉल्ड प्रिवेंटिव रिलीफ। जो हमने उसमें पढ़ा था ना सेक्शन 5 के क्लॉज सी में कि बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट विच ही इज अंडर ऑब्लिगेशन नॉट टू डू, जो इंजेक्शंस के जरिए प्रिवेंटिव रिलीफ दिया जाता है, तो इसको कहता है प्रिवेंटिव रिलीफ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है कि रिलीफ नॉट ग्रांटेड टू इन्फोर्स पेनल लॉ। अब स्पेसिफिक रिलीफ पेनल लॉज के इन्फोर्समेंट के लिए नहीं दी जा सकती। सेक्शन क्या कहता है, स्पेसिफिक रिलीफ कांट बी ग्रांटेड फॉर द मेयर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग ए पेनल लॉ। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के स्पेसिफिक रिलीफ जो है ना, जो हम पढ़ के आए हैं, अब स्पेसिफिक रिलीफ किस पर्पज़ के लिए दी जाएगी? स्पेसिफिक रिलीफ इन पर्पज़ के लिए दी जाएगी कि उसके सिविल राइट्स को इन्फोर्स करवाया जाए, ना कि फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्फोर्सिंग द पेनल लॉस। अब यहाँ पे हमने एक प्रिवेंटिव रिलीफ देखा। अब प्रिवेंटिव रिलीफ किस शेप में दी जाती है? इंजेक्शन की शेप में, ठीक है, इंजेक्शन की शेप में प्रिवेंटिव रिलीफ दी जाती है। अब इस एक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रेक्टिफिकेशन, ठीक है, कैंसिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो है वो डिक्लेरेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये मेन इंपॉर्टेंट है इन माय ओन ओपिनियन। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1 जो कि पार्ट 2 का है, हम उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरीके से रिकवर की जा सकती है, इमूवेबल को किस तरीके से रिकवर की जा सकती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।